Once again, welcome back everyone to Funda Factory. Today we will be seeing our chapter called Nelson Mandela Long Walk to Freedom. What all would be discussing in the chapter? We will be seeing the brief idea of the chapter along with its explanation. Now, before getting into the chapter, I'd like to tell you कि Long Walk to Freedom जो है ना वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, राइट? एंड इस ऑटोबायोग्राफी का ही एक छोटा सा पार्ट या फिर एक एक्सट्रैक्ट जिसको आप बोलोगे वो हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट इनटू द एक्सप्लेनेशन द ब्रीफ आइडिया, सॉरी ना ब्रीफ आइडिया इस चैप्टर का क्या है. सिंपल अगर मैं एक आउटलाइन दूँ इस चैप्टर का तो वो यही होगा कि अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने फाइट किया था. आई बिलीव आपको अपार्थाइड का मीनिंग पता होना चाहिए. इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पे कि लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट या फिर उनके बीच में फ़र्क किया जाता है कि तुम ब्लैक हो, तुम वाइट कलर के हो, तुम कलर्ड हो. तो दैट इज़ द मेन अपार्थाइड सिस्टम अबाउट. ओके, तो इसी के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने फाइट किया, स्ट्रगल किया और वो फाइनली बने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, राइट? एंड ऑब्वियसली अब वो इतने बड़े डिग्निटरी बन गए थे या फिर बोल सकते इतने बड़े लीडर बन गए थे तो उसके लिए उनको रिकग्नाइज तो करवाना ही था, राइट? तो इसलिए एक इनाग्रेशन सेरेमनी होती है 1994 में 10 मई को, ये रिकग्नाइज कराने के लिए कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि पहला साउथ अफ्रीका का नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टॉल हुआ है इसके लिए, ठीक है? तो ये एक इवेंट होता है जहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड के लीडर्स, बड़े बड़े डिग्निटरीज ये सब लोग अटेंड करते हैं, पॉलिटिशियंस अटेंड करते हैं, है ना? यहाँ पे नेल्सन मंडेला के पहले 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स जो हैं वो अपनी स्पीच देते हैं या फिर प्लेज करते हैं. एंड उसके बाद नेल्सन मंडेला अपनी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पैक्टफुल स्पीच सुनाते हैं. एंड देन उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपनी ऑटोबायोग्राफी में ही यानी कि इस चैप्टर में वो कंटिन्यूटी में ही अपना एक्सप्लेन करते रहती है उनकी लाइफ स्टोरी कैसी थी. वो कुछ मोमेंट्स जो है अपनी पूरी लाइफ से शेयर करते हैं, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, आई लिटरली मीन इट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मोटिवेटिंग कुछ फ्रेजेस को शेयर करते हैं इस चैप्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आंसर राइटिंग में, बिकॉज इसको अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा मार्क्स को हैच कर सकते हो, ठीक है? सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन. इस पेज से ऑब्वियसली से 2 या 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो अपार्थाइड का डेफिनेशन, अगर आपको यूज़ करना है इसको अपने आंसर राइटिंग में, मैंने बता चुका तो मैं दोबारा इसमें नहीं जाऊँगी, राइट? दूसरा चीज़ वही है कि देखो 1994 में क्या हुआ था कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे, है ना? एंड इसी के बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, राइट? इवेंट कब हुआ था? 10 में 1994, सबसे लास्ट टाइम में दिया हुआ है, राइट? बस अब इसका तवन ये वाला पैराग्राफ आता है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. देखो 300 साल से भी ज़्यादा तक ना वाइट्स का रूल चल रहा था. उसी के बाद नेल्सन मंडेला बने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. कैन यू बिलीव इट? 300 साल से भी ज़्यादा तक वाइट्स का रूल चला था. इतने टाइम तक ब्लैक्स का सप्रेशन था. फाइनली उसके बाद ब्लैक्स इमर्ज आउट हुए एंड देन तब जाके नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी, है, और नेल्सन मंडेला बने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है? अब देखो जो ANC था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक नेशनल पार्टी थी, है ना, जिसको नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था. एंड उसके मतलब क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था कि पहली बार साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका की, तो उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ANC जो पार्टी थी उसने 400 में से 252 सीट्स को जीता था. बोल सकते हो कि ये मतलब नेशन के लिए मतलब ऐसा चीज़ जो था वो बहुत ही रेयर हुआ, या फिर ये फर्स्ट टाइमर था जो कि ऐसा मतलब कंट्री ने ऐसी चीज़ पहली बार देखी थी या फिर नोटिस की थी, ठीक है? अब ये इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी प्रेटोरिया में, है ना? प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स ने एक एम्फी थिएटर क्रिएट किया था, वहाँ पे ये इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी. यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज, वर्ल्ड लीडर्स आए थे. और कहाँ से आए थे, है ना? तो 140 कंट्री से भी ज़्यादा के वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज यहाँ पे आए थे. ये एक स्टेटमेंट है नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में दिया है, तो मैं उसको वहीं पे डिस्कस करूँगी. अभी मैं इसको नहीं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ठीक है? अब उसके बाद जुबिलेंट कुछ मतलब सीन्स हुए थे प्रेटोरिया के स्ट्रीट्स में, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ रश, वी कैन से इन वन सॉर्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग एक्चुअली यूथ से कि अटेंड करने वाले थे इस इवेंट को, है ना? यहाँ पे कहा था कि ब्लैक्स, वाइट्स और कलर्ड्स ये सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका के मेन, वेमेन, चिल्ड्रन, मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन थी जिन्होंने
मतलब मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका के मेन वुमेन और चिल्ड्रन की थी, जो यहाँ पे इस इवेंट को या फिर इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, राइट। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो 10th में का दिन बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही वाइब्रेंट और क्लियर सा दिन था, तो उनके वर्ड्स में इट वॉज अ वेरी लाइक अमेजिंग डे, है ना, वी यूड से। फिर ये बोलते हैं कि कुछ दिन मतलब ये 10th में वाले दिन के कुछ दिन पहले से ही ना वो बहुत ही हैप्पीली कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसे डिग्निटीज और वर्ल्ड लीडर से घिरे हुए हैं जो इनॉग्रेशन के पहले उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उनसे मिलने आए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, या फिर बोल सकते हो साउथ अफ्रीका का जो लैंड है उस पे होने वाली सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी गैदरिंग में से एक यही था, है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यही मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये इवेंट कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पैराग्राफ में भी था, इस पैराग्राफ में था, मतलब कि इंपॉर्टेंस इसका है। ये हुआ था प्रेटोरिया में एम्फी थिएटर फॉर्म किया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा, वहाँ पे ये हुआ था, है ना। और देखो ये कैसा एम्फी थिएटर था, लवली सैंडस्टोन का एम्फी थिएटर था, है ना। अब एम्फी थिएटर क्या होता है, एम्फी थिएटर यानी कि आप उसको सिंपली कंपेयर कर सकते हो एक क्रिकेट मैच के ग्राउंड से, है ना। वहाँ पे क्या होता है कि सर्कुलर पूरा कवर्ड होता है ना, मतलब आप बोल सकते हो पूरा सर्कुलर वे में एक बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ होती है, ऊपर से रूफ एम्प्टी होती है, राइट, एंड धीरे धीरे करके स्टेप्स नीचे से ऊपर तक बढ़ते जाते हैं। सो क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है ना, और उसका जो क्रिकेट ग्राउंड की जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे सब बैठे रहते हैं मैच देखने के लिए, उसी को आप एम्फी थिएटर से कंपेयर कर सकते हो, राइट, समझने के लिए। अब यहाँ क्या बोलते हैं कि डेकेड्स यानी कि बहुत सालों तक वाइट्स की सुप्रीमेसी थी, वाइट्स की डोमिनेंसी थी, है ना। और अब रेनबो गैदरिंग का साइड था, मतलब पहले सिर्फ वाइट्स ही डोमिनेट करते थे साउथ अफ्रीका पे, अभी सिर्फ एक ही कलर था जो कि डोमिनेट करता था, पर अब बहुत अलग अलग कलर्स आ गए, है ना। तो ब्लैक्स वाइट्स कलर्स, ये 3 कलर्स की रेनबो गैदरिंग थी। तो अलग अलग कलर्स का यहाँ पे ये मतलब होता है, ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्स, ये 3 कलर्स की ब्यूटीफुल सी रेनबो गैदरिंग थी, है ना। और यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि पहला मतलब उसके बाद क्या हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, या फिर कि साउथ अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो कि अपार्थाइड सिस्टम फॉलो नहीं करता है, वो पहली बार यहाँ पे इंस्टॉल हुआ, ठीक है। देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑटम का दिन था, इनके साथ इनकी बेटी थी जिनानी, है ना। और पोडियम बोल सकते हैं एक वुडन प्लेटफॉर्म जिसमें कि जो भी बड़े बड़े लोग स्पीच देते हैं वो अपना हैंड रेस्ट करते हैं, अपना हैंड उस पर रखते हैं उस वुडन प्लेटफॉर्म पे, एंड देन दे से देयर स्पीच। एग्जाम्पल आई लाइक टू गिव, फर्स्ट इमेज में नेल्सन मंडेला ने उसी पोडियम पे अपना हाथ रखा हुआ है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पोडियम, ओके। अब पोडियम पे सबसे पहले कौन आया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी है, अगर आप धीरे धीरे करके याद कर लोगे, है ना। तो सबसे पहले उस पोडियम पे कौन आया, मिस्टर डी क्लर्क, जो कि कौन थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह आकर उन्होंने स्वेयर किया, उन्होंने प्लेज किया। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया थाबो मेकी एज दी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी आई, नेल्सन मंडेला की बारी आई, है ना। उन्होंने ये प्लेज किया कि वो ओबे करेंगे, यानी कि ओबे करना मतलब कि आप अपने पेरेंट्स को ओबे करते हो, टीचर्स को ओबे करते हो, यानी कि उनकी हर बातों को मानते हो। तो वो प्लेज किया कि वो ओबे करेंगे, यानी कि हर बात मानेंगे और अपहोल्ड करेंगे। अपहोल्ड करना मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है, अपहोल्ड करना यानी कि कोई भी चीज़ का जब आप मान रखते हो, यानी कि आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हो और आप रिस्पेक्टफुली आप उन चीज़ों को जैसी हैं आप उन्हें वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करते हो, राइट। तो अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटेड हैं आप उन्हें एकदम रिस्पेक्ट दे के आप उन्हें एकदम वैसे ही मेंटेन कर रहे हो, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन कर रहे हो जैसे वो पहले से मेंटेन चल रहे थे, है ना। तो उन्होंने यही प्लेज किया कि वो ओबे करेंगे और वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड वो पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर देंगे। डिवोट के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट से हिंदी वर्ड है समर्पित करना, है ना। तो वो पूरी तरह से डिवोट कर देंगे अपने आप को, किसके लिए, नेशन और उनके लोगों के वेलबींग के लिए, है ना। और वहाँ पे और उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे, पूरी दुनिया जो उन्हें देख रही थी, उनको उन्होंने ये स्पीच बताई टुडे, है ना। तो फिर वो बोलते कि आज हम सब यहाँ जो प्रेजेंट है, आज हम सब यहाँ पे होने से यानी कि प्रेजेंस से, अपनी प्रेजेंस से आज हम लोग देते हैं ग्लोरी। तो ये जो न्यू बॉर्न, ये जो नई नवेली पैदा हुई लिबर्टी है, यानी बोलते हैं ये नया जो नई आज़ादी पैदा हुई है, इसको हम उम्मीद देते हैं और ग्लोरी देते हैं, ठीक, समझ में आया।
आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. अब देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब यहाँ पे होता है अपार्थाइड, है ना. तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, ये क्या है? ये जो उनका एक्सपीरियंस था अपार्थाइड का, है ना. तो ये जो अपार्थाइड सिस्टम का इनका एक्सपीरियंस रहा है, जो कि ये बहुत ही लंबा सा अपार्थाइड का सिस्टम चला, इससे इनका जो एक्सपीरियंस रहा है ना, उसके बाद तो एक ऐसी सोसाइटी पैदा होनी चाहिए, ये सब टॉलरेट करने के बाद तो एक ऐसी सोसाइटी को जन्म लेना चाहिए जिसके लिए सारी इंसानियत को गर्व हो, है ना. तो ये हुआ यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, अब वी हुवर आउटलॉज. देखो आउटलॉज ना यहाँ पे जनरल में अगर बोला जाए, अपन इन जनरल अगर अपन देखें तो आउटलॉज मतलब कौन होते हैं? आउटलॉज मतलब कि वो होते हैं जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग होते हैं, या जो मतलब होते हैं ना, जो बहुत ही माइनॉरिटी में लोग हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको मोस्टली अपन आउटलॉज बोलते हैं. यहाँ पे जो आउटलॉज है वो ब्लैक्स को बोला जा रहा है. अपने आप को वो काउंट करते हुए, अपने आप को इंक्लूड करते हुए और सारे ब्लैक्स को इंक्लूड करते हुए वो बोलते हैं कि हम, जो कि कुछ टाइम पहले नहीं, बहुत टाइम पहले नहीं, कुछ टाइम पहले ही हम आउटलॉज थे. आज हमें वो रेयर यानी कि ना के बराबर मिलने वाला मौका मिला है कि हम इस नेशन के होस्ट बन सकें, है ना, कि हम इस नेशन को होस्ट कर सकें अपने अपने मतलब इस दुनिया का मतलब जो सॉरी फॉर फम्बलिंग, है ना. तो अपनी खुद की मिट्टी में हमें ये रेयर प्रिविलेज मिला है कि हम इस नेशन को होस्ट कर सकें, है ना. फिर वो सारे इंटरनेशनल गेस्ट जो कि यहाँ पे आए, उन्हें वो थैंक यू बोलते हैं कि वो पोजेशन लिए, यानी कि वो यहाँ पे आए, है ना, हमारी कंट्री के लोगों के लिए, है ना. क्योंकि ये आखिरकार क्या है? ये एक कॉमन विक्ट्री है. ये एक कॉमन विक्ट्री यानी कि कॉमन यानी कि सेम, सिमिलर होना, विक्ट्री यानी कि जीत. तो एक ऐसी जीत के लिए जो कि सबके लिए बराबर है. कैसी कॉमन विक्ट्री? जस्टिस, इंसाफ के लिए, पीस, शांति के लिए, ह्यूमन डिग्निटी यानी कि इंसान की इज्जत के लिए, है ना. तो इसके लिए वो आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने ये बोला. फिर वो बोलते कि हमने फाइनली, आखिरकार हमने पॉलिटिकल इमांसिपेशन को अचीव कर लिया है. पॉलिटिकल इमांसिपेशन मतलब पता है क्या होता है? इमांसिपेशन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जो भी बॉन्डेजेस हैं, है ना, जो भी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस से फ्री होना पॉलिटिकली इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल इमांसिपेशन, है ना. तो आप बोलोगे इमोशनल इमांसिपेशन यानी कि आप इमोशनली किसी रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ रहे हो, है ना. तो सिमिलरली यहाँ पे पॉलिटिकल इमांसिपेशन यानी कि आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, पॉलिटिकली जब आप कुछ रिस्ट्रिक्शन से फ्री होते हो, है ना, उस स्टेज पर पहुँच गए हैं फाइनली. कौन? नेल्सन मंडेला अपने सारे अपने सारे ब्लैक्स के साथ, है ना, यानी कि सारे ब्लैक लोगों के साथ, ओके, है ना. अब वो फिर वो प्लेज करते हैं, वो बोलते हैं कि हम प्लेज करते हैं, है ना, कि हम क्या करेंगे, हम अपने सारे लोगों को फ्री करेंगे. ये जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज है, बॉन्डेज यानी कि जो कंटिन्यू लिमिटेशंस हैं गरीबी की, है ना, मतलब वो यही बोल रहे हैं कि हम प्लेज करते हैं कि हम अपने सारे लोगों को पावर्टी यानी कि गरीबी, डेप्रिवेशन यानी कि किसी चीज़ किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होना, यानी कि कुछ बेनिफिट्स आप कुछ नहीं ले पाते हो, तो उसको बोलते हैं आप डिप्राइव्ड हो उस चीज़ के. सफरिंग्स, है ना, जेंडर और बाकी डिस्क्रिमिनेशन. तो इन सारी चीज़ों में जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, इन सारी चीज़ों से फ्री करने का वादा, यानी कि वादा बोल सकते हो, या फिर प्लेज कौन करते हैं? नेल्सन मंडेला. ठीक है. फिर वो बोलते हैं कि कभी भी ये खूबसूरत ज़मीन एक इंसान के द्वारा किए जाने वाले दूसरे इंसान पर दबाव ना दे, है ना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक इंसान का दूसरे इंसान पे ऑपरेशन यानी कि किसी को दबाना. तो ऐसा सिनेरियो, आई होप, वो बोलते हैं कि आई प्रे कि कभी भी ये वन पर्सन दूसरे पर्सन को ऑप्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, ये सिचुएशन कभी भी ये खूबसूरत लैंड दोबारा ना देखे. ये इतना ब्यूटीफुल, आज हमने इतना ब्यूटीफुल हमने अपना ब्यूटीफुल ह्यूमन अचीवमेंट का एक्सपीरियंस किया है. काश इस खूबसूरत से दिन पे कभी भी सन सेट ना हो, यानी कि कभी भी सूरज ना ढले आज के दिन, है ना. लेट द फ्रीडम रेन,
गॉडलेस अफ्रीका। ठीक है, तो ये इनकी स्पीच थी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीच थी, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ लाइंस है जो कि आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस स्पीच से कुछ लाइंस पिकअप होकर आपके सीधा क्वेश्चन पे भी आ सकती हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय दैट, एक्सप्लेन। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो मतलब आपको इसीलिए चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग रखना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर बेसिकली। फिर कुछ टाइम बाद सब अपनी नज़र उठाते हैं ऊपर की तरफ एंड स्काई में देखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वाइब्रेंट सा डिस्प्ले है। मतलब बहुत सब लोग ना एकदम शॉक में ऊपर देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा डिस्प्ले है साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप कैरियर्स का, है ना, जो कि परफेक्टली यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डिस्प्ले बना रहे हैं, है ना। वो सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था पिन पॉइंट प्रिसिशन और मिलिट्री फोर्सेस का, मतलब कि ये मिलिट्री फोर्सेस मतलब क्रिएट किया गया एक पिन पॉइंट प्रिसिशन बस नहीं था, बल्कि ये क्या था, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि आप जब किसी चीज़ को पोर्ट्रे करते हो, है ना, तो बल्कि ये दिखा रहे थे कि मिलिट्री की कितनी ब्यूटीफुल लॉयल्टी है डेमोक्रेसी की तरफ, एक नए गवर्नमेंट की तरफ जिसको फ्रीली और फ्योरली इलेक्ट किया गया, है ना। कुछ ही टाइम पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, है ना, वो जो थे उनके मतलब कुछ टाइम बाद मतलब क्या होता है कि ये जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, ये सब जो है वो बिडेक्ट का मतलब यहाँ पे मैं आपको आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। तो उनके उनके चेस्ट पे रिबन्स लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, है ना, और वो उसी यूनिफॉर्म को पहने हुए ऐसे खड़े थे और वो उन्हें सल्यूट कर रहे थे, किन्हें, नेल्सन मंडेला को, और उन्हें क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे और प्लेज किया अपनी रॉयल्टी के लिए, है ना। उन्हें इस बात का ये नहीं मतलब ना नेल्सन मंडेला को ये नहीं पता था कि कुछ साल पहले यही जब जनरल्स मुझे अरेस्ट करने वाले थे वो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी, है ना। फाइनली एक शेवरॉन यानी कि एक पैटर्न, वी शेप का एक पैटर्न, उसको अपन बोलते हैं शेवरॉन। तो फाइनली फिर क्या हुआ, एक शेवरॉन था इम्पाला जेट्स, माय बैड सॉरी, ओके। तो इम्पाला जेट्स का एक शेवरॉन, है ना, उसने क्या किया, एक स्मोक ट्रेल छोड़ा। ट्रेल यानी कि बोल सकते हो एक एक स्ट्रेट थ्रेड लाइक पैटर्न होता है ट्रेल, है ना। तो स्मोक के फॉर्म में उस ट्रेल को रिलीज़ किया गया था, किस कलर में, ब्लैक में, रेड में, ग्रीन में, ब्लू में, गोल्ड में, है ना, जो कि क्या दर्शाता था, साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग को, ठीक है। अब उस डे को ना सिम्बलाइज़ किया गया था नेल्सन मंडेला के लिए, कैसे, 2 नेशनल एंथम्स को प्ले करते हुए, है ना। तो जो विजन ऑफ वाइट्स थे यानी कि जो वाइट्स थे वो गा रहे थे निकोसी सिकलेल ई अफ्रीका, है ना, और ब्लैक्स गा रहे थे डाई स्टेम, जो कि रिपब्लिक का पुराना एंथम था, है ना। ऑल्दो उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन किसी भी ग्रुप को एंथम के लिरिक्स नहीं पता थी, है ना, किसी भी ग्रुप को लिरिक्स का एंथम नहीं पता था, है ना, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, मतलब उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें लिरिक्स नहीं पता है उन सब की, है ना। सॉरी माय बैड, मैं एक बार दोबारा आपको बताती हूँ, ठीक है, सो सॉरी, ओके। तो उस दिन ऑल्दो क्या हुआ कि किसी भी ग्रुप को ना लिरिक्स नहीं पता था ना इस एंथम की, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा, है ना, उसके बाद उन्हें मतलब पहले तो लिरिक्स नहीं पता था उन्हें किसी भी एंथम की, एंड उसके बाद उन्हें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें कुछ टाइम बाद वो लिरिक्स बाय हार्ट हो जाएंगी, है ना, बिकॉज दैट वॉज देयर पेट्रोटिज्म एंड दैट वॉज देयर लॉयल्टी टूवर्ड्स द नेशन, ठीक है। इनाग्रेशन के दिन वो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री के से ओवरवेल्म थी, है ना, उनके पूरे दिमाग में इट रन आउट द एंटायर हिस्ट्री मतलब कि उन्हें उनके दिमाग में इट ऑल द थॉट्स रन आउट कि दैट वाज द स्टार्टिंग, आई यूज्ड टू सफर एंड ऑल दोज थिंग्स रन आउट एंड धीरे धीरे ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो पूरी हिस्ट्री उनके दिमाग में रन करती गई एंड ही वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट कि वो कहाँ पहुँच गए और कहाँ थे, है ना। तो पहला डेकेड यानी कि 10 ईयर्स का टाइम पीरियड, है ना। तो जो पहला डेकेड था 20th सेंचुरी का पहला डेकेड, है ना, उसके कुछ साल बाद जो बिटर एंग्लो बोर वॉर हुआ था ना, है ना, और उनके खुद के पैदा होने के पहले जो वाइट स्किन वाले लोग थे ना, जो वाइट्स थे, वो जो थे अपने डिफरेंसेस को साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन वाले लोग थे उन्होंने अपने डिफरेंसेस को पैचअप कर लिया था और उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया था रेशियल डोमिनेशन का, यानी कि अपार्थाइड का एक सिस्टम क्रिएट किया था, है ना।
ब्लैक्स के अगेंस्ट अपने मतलब अपने खुद के लैंड पे ही ना वाइट्स ने एक सिस्टम मतलब डेवलप किया था अगेंस्ट द ब्लैक्स। ठीक है, ये कब हुआ था? जो पहला डेकेड था 20th सेंचुरी का पहला डेकेड, एंग्लो बोअर वॉर जो था, बेटर एंग्लो बोअर वॉर, उसके कुछ साल बाद और उनके पैदा होने के पहले ये सिस्टम इमर्ज आउट हुआ था, है ना। जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, यानी कि जो सिस्टम अपार्थाइड का उन्होंने बनाया था, वो बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ही ज़्यादा हार्श था, है ना। वो बहुत इनह्यूमन, यानी कि उसमें इंसान, वो ऐसा सिस्टम था मतलब इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं थी उसमें, है ना। बहुत ही हार्श इनह्यूमन टाइप की सोसाइटी फॉर्म हो गई थी, है ना। मतलब ये एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म हुई थी ना कि पूरे वर्ल्ड को बहुत ही पेट्रिफाइड टाइप का, यानी कि डर सा फील होता है सोसाइटी से। वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ही इनह्यूमन सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में फॉर्म होने वाली वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट इनह्यूमन, है ना, हार्डेस्ट टू सर्वाइव विथ, ऐसी सोसाइटी फॉर्म हो गई थी वाइट्स के द्वारा। ठीक है, और अब जो 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड आ गया, देखो सिस्टम शुरू हुआ था फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी में एंड एंड होते होते 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड आ गया था। और एक तो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि है ना, अब 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड और उनका एज अ मैन 8th डेकेड, यानी कि 8th डेकेड एज अ मैन, यानी कि डेकेड यानी कि 10 ईयर्स एंड 8 तो 80 ईयर्स एज अ मैन, उनको 80 ईयर्स हो चुके थे, है ना। वही बता रहे हैं, ये जो सिस्टम था वो पूरी तरह से काया पलट हो गया था उस सिस्टम का, ये पूरी तरह से ओवरटर्न हो गया था हमेशा के लिए, पूरा सिस्टम चेंज हो गया हमेशा के लिए, और उसे एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया जिसने कि लोगों के हर टाइप के लोग के राइट्स, जो भी हक थे लोगों के, उनका फ्रीडम था, उन्हें रिकग्नाइज किया, चाहे वो जिस भी स्किन कलर के हों, है ना। वो दिन आ गया था, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द, है ना। वो दिन कैसे आया? तो ये जो 10th में 1994 का दिन था, वो कैसे आया? वो ये सारे जो मतलब ऐसे सैक्रिफाइसेस लोगों ने किए ना, जो कि सोचा भी नहीं जा सकता, है ना। बहुत सारे उनके हज़ारों ऐसे, मतलब उनके खुद के लोगों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सैक्रिफाइसेस जो कि सोचे भी नहीं जा सकते, है ना। ऐसे ऐसे लोगों की सफरिंग्स और करेज से वो ऐसे दिन तक पहुंच गए, है ना। और ऐसी सफरिंग्स थी, ऐसी सैक्रिफाइसेस थी ना कि ना ही उन्हें हम गिन सकते हैं, ना ही हम उनका हिसाब चुट्टा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्हें उस दिन लगा कि मैं बस तो और भी बाकी दिन है। उन्हें ये लगा कि सिंपली वो जो सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, है ना, जो ये सिस्टम के अगेंस्ट लड़े, है ना, और जो उनके मतलब नेल्सन मंडेला के पहले ही गुजर गए, तो उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का मिला जुला के एक सम कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। उन्हें ये लगा, वो जो बहुत ही लंबी और नोबल सी लाइन थी वो ख़त्म हो गई, और अब दोबारा वो उन्हीं से शुरू हो गई। उन्हें 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 आई वॉज पेन्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, है ना, कि वो उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाए, जो उनसे सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जो उनके पहले गुजर गए, वो उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाए, है ना। और वो उन्हें देख नहीं पाए कि उनके सैक्रिफाइस, और उन्हें ये भी बुरा लग रहा है कि कैसे वो लोग गुजर गए। अब वो ये देख नहीं पाए कि उनकी मेहनत से, उनकी स्ट्रगल से, उनके सैक्रिफाइसेस से अब ये साउथ अफ्रीका का नेशन कैसा हो चुका है, कैसा था और अब कहाँ पहुँच गया। तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी ना, उसने बहुत ही डीप, यानी कि बहुत ही गहरी और लास्टिंग, यानी कि बहुत ही लंबी चलने वाली, है ना। तो एक उस अपार्थाइड की पॉलिसी ने एक ऐसी गहरी और मतलब हमेशा रहने वाली घाव जो है किसको दी? कंट्री को दी और उनके लोगों को भी दी, मतलब किसके? ब्लैक्स को दी, है ना। और फिर वो अपने आप को इंक्लूड करते हुए क्या बोलते हैं कि हम सब और साल निकालेंगे, जनरेशन्स में नहीं, पर हाँ वो जो दर्द इतना गहरा था ना कि उसको, उस दर्द से मतलब आप बोलते हो ना कि घाव भरता है ना। तो उस घाव को भरने में उन्हें बहुत जनरेशन्स, क्या उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे सबको। पर वो जो डेकेड्स थे, पर वो जो कुछ साल थे ऑपरेशन के, यानी कि दबाव के, ब्रूटैलिटी, यानी कि जो ब्रूटल नेचर होता है टॉर्चर करना लोगों को, वो जो ब्रूटैलिटी थी, ऑपरेशन था, वो जो साल थे उस मोमेंट्स के, वो एक और उसका तो इफ़ेक्ट ही अलग था। वो उसका एक ऐसा इफ़ेक्ट था जिसको मतलब कि ना इमेजिन करना मुश्किल है ना। और फिर वो बोलते हैं, और वो वही था, और ये सारे जो इफ़ेक्ट्स थे, है ना, ये जो ऑपरेशन, ब्रूटैलिटी, ये सबसे निकलने वाला जो इफ़ेक्ट था, और इसी ने किसको प्रोड्यूस किया? ओलिवर टैम्बूस,
Walter Sicilius, the chief Luthulius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sivquas of our time. ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम और जेनरोसिटी के लोगों को यही ब्रुटैलिटी और यही ऑपरेशन ने बर्थ दिया, है ना। कि ऐसे लोगों को मिलना, ऐसे लोगों का मिलना या ऐसे लोगों का पैदा होना उनके हिसाब से मुश्किल है ना। शायद ऐसी कैरेक्टर, यानी कि जो ये लोग थे जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, ऐसे लोगों के कैरेक्टर का बनने के लिए शायद बहुत ही वर्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन और सप्रेशन को झेलना पड़ेगा, है ना, या फिर गुजरना पड़ेगा ऐसे ऑपरेशन से। मेरी कंट्री जो है ना, वो बोलते हैं कि अपने आप को मतलब अपनी कंट्री को, साउथ अफ्रीका को बताते हुए बोलते हैं कि मेरी जो कंट्री है वो मिनरल्स में रिच है, जेम्स में रिच है, जो कि सॉइल के नीचे है। पर मुझे तो मैंने तो हमेशा यही जाना है कि जो ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि सबसे बड़ी जो वेल्थ है कंट्री की, उसके लोग हैं, है ना, बहुत ही फाइन है, बहुत ही सच्चे हैं। प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा फाइन और सच्चा बोला है उन्होंने अपने लोगों को, है ना। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमराड्स। तो ये उन्हीं कॉमराड्स से है इस स्ट्रगल में कि मुझे हिम्मत का मतलब समझ में आया है टाइम एंड अगेन। मतलब वही बात बार बार है ना, कि मैंने देखा है मेन को, विमेन को रिस्क पे, है ना। मतलब कि उन्होंने देखा है कि मर्द हो गया, औरत हो गई, उन्होंने जान अपनी, मतलब कि एक आइडिया के लिए उन्होंने अपने आप की जान को दांव पे लगाया और उन्होंने पहले तो रिस्क पे दिया, अपनी लाइफ को रिस्क किया और अपनी जान गंवा डाली एक आइडिया के लिए। बस उन्होंने देखा है मैन को कि उन्होंने मैन को देखा कि वो कैसे एकदम खड़े रहते हैं ऐसे अटैक्स के लिए, अटैक्स को फेस करने के लिए और टॉर्चर होने के लिए, टॉर्चर के अगेंस्ट, अटैक्स के अगेंस्ट वो कैसे एकदम खड़े रहते हैं फेस करने के लिए। वो टूटते नहीं हैं, वो स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? रेजिलियंस यानी कि आप किसी चीज़ को प्रति रेजिलियंट हो, आप उस चीज़ को फेस कर पा रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ से डील कर पा रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं रेजिलियंस, है ना। वो कितने रेजिलियंट हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, जो उनकी इमेजिनेशन को बिल्कुल भी डिफाई कर देता है, यानी कि डिनाई कर देता है। मतलब वो सोचते हैं कि यार कैसे लोग हैंडल करेंगे, बट यहाँ पे तो वो देख के शॉक्ड है कि कैसे मैन जो है इतनी ब्रुटैलिटी, इतने ऑपरेशन को या फिर इतने ज़्यादा बुरे ट्रीटमेंट को वो कैसे ब्यूटीफुली या कितने अच्छे से फेस कर पा रहे हैं कि उनकी इमेजिनेशन की तो कम्प्लीटली अपोजिट निकल गया ये सब, राइट। उन्होंने ये सीखा कि करेज, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, ये लाइन में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, मैं भी मार्क कर देती हूँ, है ना। तो उन्होंने ये सीखा कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। करेज का मतलब ये नहीं है कि फियर नहीं है ना। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं पहले लाइन को मार्क करके समझा। तो वो क्या बोलते हैं कि उनके हिसाब से ना उन्होंने ये सीखा कि करेज मतलब कि हिम्मत, उनके हिसाब से करेज का मतलब ना एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता कि डर, और आपको मतलब आप डरते नहीं हो मतलब आप ब्रेव हो, ये नहीं होता। पर आप अगर उस डर को जीत लिए तब आप ब्रेव हो, या फिर आपके अंदर करेज है, हिम्मत है। जो ब्रेव मैन होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई डरता नहीं है तो वो ब्रेव है, नहीं, पर अगर उसने अपने डर को जीत लिया तो वो ब्रेव है। उनका मतलब ये है। देखो, अब कोई भी इंसान तो पैदा नहीं होता दूसरे इंसान को हेट करते हुए कि क्योंकि वो उसका स्किन का कलर ऐसा है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है, या उसकी रिलीजन ऐसा है। ऐसा तो कोई पैदा नहीं हो ना कि हाँ ये तो ऐसी दिखती है, ये पता नहीं कहाँ से आई है, वैसे इसके कारण मैं इसको हेट करती हूँ। नहीं, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, है ना। लोगों को हेट करना सिखाया जाता है, और अगर लोगों को हेट करना सिखाया जाता है तो उन्हें तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है ना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कही गई है उनके द्वारा। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस है जो कि मैंने खुद अपने टाइम पे यूज़ किए थे और मेरे को भी मार्क्स मिले हैं ना। अब देखो, वही बोले कि अगर लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो है ना वो और नेचुरली आता है कंपेयर टू हेट, है ना। और ग्रिमियस्ट यानी कि वो जो एकदम रिमोर्सफुल और सैड टाइम्स थे जेल में, है ना, उस टाइम पे भी जब मेरे कॉमराड्स और मुझे अपने लिमिट से ज़्यादा, मतलब कि एक हद होती है, एक लिमिट होती है, अपनी लिमिट से भी ज़्यादा पुश किया जाता था ना उन्हें और अपने कॉमराड्स को। यानी कि एक लेवल होता है ना, एक लास्ट लेवल जिसके आगे अब वो एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। उस लेवल तक जब उन्हें पुश कर दिया जाता था तब वो एक चमक देखते थे इंसानियत की, है ना। कोई जो गार्ड्स होते थे ना, उनमें वो भले ही 1 सेकेंड के लिए ही हो, पर हाँ वो उन गार्ड्स में एक चमक देते थे इंसानियत की, जो कि काफ़ी थी उन्हें ये तसल्ली दिलाने में
और कि वो हाँ देख इंसानियत नाम की चीज़ है, ये तसल्ली दिलाने के ना वो 1 सेकंड की ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी भी काफ़ी थी उनके लिए, कि वो आगे बढ़ते जाएं। इंसान की गुडनेस जो है ना वो एक फ्लेम है जो कि छुप सकती है और कभी भी एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ नहीं सकती। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो इंसान की गुडनेस है, इंसान की जो अच्छाई है, वो ना आग है जिसको छुपाया जा सकता है पर उसे बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है। अब इसके बाद हर लाइफ मतलब हर लाइफ होती है सॉरी लाइफ में है ना, जीवन में इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक ऑब्लिगेशन हो गया उसकी फैमिली की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ, उसके वाइफ की तरफ और उसके चिल्ड्रन की तरफ। और एक हो जाए उसकी ऑब्लिगेशन उसके लोगों की तरफ, उसकी कम्युनिटी की तरफ, उसकी कंट्री की तरफ, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे मार्क कर देती हूँ। सही, लाइफ में हर एक इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। फैमिली मतलब कि फैमिली वाइज देखा जाए एक, दूसरा हो गया उसकी कंट्री की तरफ, उसके नेशन की तरफ, है ना। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सिविल और एक ह्यूमन टाइप सोसाइटी में हर एक इंसान उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है ना। अपनी इंक्लिनेशंस यानी कि वो क्या क्या अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे वो इन सब ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है। पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ना ये एक इम्पॉसिबल था कि मतलब एक ऐसा इंसान जो कि मेरे जैसा पैदा हुआ हो, मेरे कलर का हो, उनके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है। साउथ अफ्रीका में एक मिनट ना, हाँ, तो साउथ अफ्रीका में एक ऐसा मैन जो कि मेरे जैसे कलर का हो, जो चाहे एक इंसान के जैसे रहना, है ना, नॉर्मल इंसान के जैसे, अगर मेरे जैसे मतलब मेरे कलर का कोई इंसान है जो एकदम नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग के जैसे रहना चाहे, उसे सज़ा दी जाती थी। उसे आइसोलेट यानी कि आप एकदम अकेला छोड़ देते हो, उसे एकदम अकेले बंद करके रख देते हो, उसे वैसा रखा जाता था। मतलब दैट वॉज द लेवल। मतलब इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट टू बिलीव ऑल ऑफ दैट स्टफ। ओके। साउथ अफ्रीका में एक ऐसा मैन जिसने कोशिश की वो अपना फ़र्ज़ निभा सके अपने लोगों की तरफ, उसे बहुत ही बुरी तरह से अपने परिवार से दूर कर दिया गया, अपने घर से दूर कर दिया गया और उसे अलग से रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, है ना। ठीक है। उन्होंने बिगनिंग में ये नहीं उन्होंने पहले सोचा नहीं था कि उन्हें अपनी फैमिली और अपने लोगों के बीच में चूज़ करना पड़ेगा, पर अपने लोगों को सर्व करने के लिए उन्होंने ये देखा कि वो अपने एज अ सन, बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, है ना। मैं एक भूख से पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ाद होना है, मैं तो फ्री था, है ना। मैं हर एक तरह से फ्री था जो मैं जान सकता हूँ। मतलब उनके हिसाब से वो हर एक फॉर्म में फ्री थे, उन्हें फ्रीडम थी हर चीज़ की। वो अपनी माँ के हट के पास फील्ड्स में रन कर सकते थे, है ना। वो फ्रीली जो क्लियर स्ट्रीम यानी कि नदी जो बहती है ना, उनके विलेज के थ्रू, वहाँ पे वो फ्रीली स्विम कर सकते थे। वो फ्रीली मीलीज़ को रोस्ट कर सकते थे। मीलीज़ यानी कि जो फूड आइटम्स होते हैं, उन्हें वो फ्रीली रोस्ट करके स्टार्स के नीचे बैठ के इसे इन्जॉय कर सकते थे। और ब्रॉड बैक्स जो है, जो धीरे धीरे बुल्स चल रही हैं, है ना, उनकी वो सवारी भी ले सकते थे। उन्हें हर चीज़ का फ्रीडम था। जब तक मैंने अपने पापा की बात मानी और उन्होंने अपने कस्टम्स को, उनकी जो ट्राइब थी, उनके सारी चीज़ों को उन्होंने मानते गए, तब तक उन्हें ना ही इंसान के या ही भगवान के लॉ से परेशान किया गया था। वो तभी था, उन्हें तभी समझ में आया जब उनका बॉयहुड यानी कि जब वो लड़के थे उस टाइम फ्रेज में, उसी टाइम फ्रेज में उन्हें समझ में आया कि फ्रीडम वो सोचते थे वो एक भ्रम था। उन्होंने डिस्कवर किया कि यंग मैन के रूप में तो मेरी फ्रीडम मुझे कब से छीननी जा चुकी है, जिसके लिए मेरी भूख शुरू हुई, मेरी हंगर शुरू हुई। पहले तो स्टूडेंट के फॉर्म में मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था, है ना। ट्रांजिटरी यानी कि ऐसी फ्रीडम जो कि कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए फ्रीडम्स है ना, कि मैं बाहर रह सकूँ, जो चाहूँ पढ़ सकूँ, जहाँ जाना है जा सकूँ, है ना। उनके लिए ये फ्रीडम थी। बाद में जोहान्सबर्ग में एज अ यंग मैन वो तरसते, यर्न की तरसना, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स जो है अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, अपने अपने शादी करने के लिए, अपनी फैमिली होने के लिए, अपने हिसाब से अर्न करने के लिए, ये फ्रीडम्स को वो अचीव करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये सब चीज़ के लिए तड़पते गए, है ना। वो एक ऐसी फ्रीडम चाहते थे जिसको एक लॉफुल लाइफ, मतलब लॉफुली अगर वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं तो एटलीस्ट उनके ये फ्रीडम में तो कोई रुकावट ना आए, उनके हिसाब से ये था। पर धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि वो सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके भाई बहन भी फ्री नहीं थे। उन्होंने देखा कि सिर्फ ये मेरा फ्रीडम नहीं है जिस पे रुकावट लगाई जा रही है, जिसकी कमी है, पर सबकी फ्रीडम मेरे से कम है।
तभी उन्होंने ANC ज्वाइन किया एंड तभी, है ना, तो तभी वो टाइम आया जब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड तभी उनकी जो भूख थी ना फ्रीडम के लिए, वो सबसे बड़ी भूख बन गई थी, यानी कि जो हंगर थी, हंगर को भूख बोलेंगे, है ना, तो जो उनकी जो ये हंगर थी अपनी खुद की फ्रीडम के लिए, वो सबसे बड़ी हंगर बन गई थी सबके, यानी कि अब उनके उनके हमारा बोल सकते हैं हर एक इंसान की फ्रीडम के लिए हंगर बन गई थी सबसे बड़ी, है ना। उनकी डिज़ायर थी, वो यही डिज़ायर थी कि उनके लोग फ्री हो सके, वो अपनी लाइफ को इज्जत से जी सके, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीत सके, जिस जिस प्रकार से वो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा था कि वो अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे, वैसे ही वो चाहते थे कि सब अपनी लाइफ वैसे ही जिए, है ना। जिसने क्या किया, क्या ट्रांसफॉर्म किया, पहले तो एक फ्राइटन, एक डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड मैन में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग से मैन में कन्वर्ट कर दिया। एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग यानी कि एक ऐसे इंसान जो कि एकदम लॉफुल है, उसको एक क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया। उसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक बिना बेघर इंसान में कन्वर्ट कर दिया। एक लाइफ, एक जीवन से प्यार करने वाले आदमी को एक मॉन्क आप साधु हो सकते बेसिकली, उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं वर्चुअस या फिर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ नेक्स्ट मैन की तरह, है ना, पर उसे उन्हें पता चला कि मैं तो वो फ्रीडम्स को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, यानी कि वो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स जो है ना, वो बहुत ही एकदम छोटी मोटी लिमिटेड फ्रीडम्स को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, है ना, सॉरी। पर उन्हें ये पता चला कि वो तो जो पुअर है ना, कि बेसिक लिमिटेड फ्रीडम्स जो थे ना, उन्हें भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अलाउड था, आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू, है ना, उन्हें वो अलाउड था, उन्हें मतलब उन्हें चीज़ें अलाउड थी, पर उस कंडीशन पे कि उनके लोग फ्री नहीं रहेंगे, तभी उन्हें ये सारी चीज़ें अलाउड थी। तो वो ऑब्वियसली वो तो करते नहीं, है ना। अब फ्रीडम इनडिविजिबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, फ्रीडम इनडिविजिबल है, फ्रीडम को ना डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। द चेंज ऑन एनीवन, किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लग, चेंज यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, है ना, तो द चेंज, तो ये जो चेंज है इसका मतलब यहाँ पे होता है रिस्ट्रिक्शंस। ओह गॉड, लेट्स कट दिस आउट। चेंज यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो जो चेंज यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस किसी और पे थी, है ना, मेरे लोगों में से किसी पे भी अगर चेंज लगी यानी रिस्ट्रिक्शंस लगी है, इसका मतलब यह है कि सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। मेरे लोगों पे चेंज लगी है, मतलब कि मुझ पे भी चेंज लगी है। मुझे पता है कि जो ऑप्रेस कर रहा है, यानी कि जो लोगों को जो दबाने वाला इंसान है, उसे आज़ाद करना होगा। जैसे कि जो दब रहा है उसे भी आज़ाद करना होगा, जो दबा रहा है उसे भी आज़ाद करना होगा। एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन लेता है, वो नफ़रत का कैदी है, यू नो, इफ़ इट से इन हिंदी प्रॉपरली, तो वो किस चीज़ का प्रिजनर है, वो किस चीज़ का जेलर है, हेटरेट का। वो कौन से जेल के पीछे बंद है, प्रेजुडिस, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, है ना, एकदम स्ट्रांगली आप जब डिसलाइक करते हो, तो वो प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस यानी कि छोटी सोच के जेल के पीछे वो बंद है ना। मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ, उनके हिसाब से मैं पूरी तरह से फ्री नहीं होगा, मैं किसी और की फ्रीडम को चुरा रहा हूँ, जैसे कि मैं तब भी फ्री नहीं था जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीनी गई थी, है ना। तो ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी से रॉब होते हैं, यानी कि जो ऑप्रेसर है, जो ऑप्रेसर यानी कि जो दबा रहा है ना, ऑप्रेस कर रहा है, और ऑप्रेस्ड यानी कि जो दब रहा है, दोनों सिमिलरली दोनों ही अपनी इंसानियत से दे आर रॉब्ड यानी कि थीफ, उनकी दोनों की ही इंसानियत को चुरा लिया जाता है उसी टाइम पे, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली लाऊंगी आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी फॉलो करिएगा हमें, और नोट्स के टेलीग्राम चैनल भी विजिट करिएगा। थैंक यू सो मच।